एक्सरसाइज फॉर क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉन ऑन द पैराबोला। ये पैराबोला दिया गया है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16x। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x, ये क्या है? ये स्टैंडर्ड पैराबोला है। ये हो गया। और देन इन्होंने कहा है कि टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉन एट पी। पी एक पॉइंट दे दिया गया है जिसके कोऑर्डिनेट इन्होंने बताए 16, और देन टेंजेंट और नॉर्मल इंटरसेक्ट द पैराबोला, इंटरसेक्ट द एक्सिस ऑफ पैराबोला ए एंड बी। तो इस पॉइंट से ये एक टेंजेंट ड्रॉ हुई, ये टेंजेंट एक्सिस को ए पे इंटरसेक्ट कर रही है, नॉर्मल ड्रॉ हुआ, ये बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और देन उन्होंने कहा है कि इफ सी इज द सेंटर ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट पी ए बी, सी एक सर्किल का सेंटर है और हमारा सर्किल जो है इस तरीके से पास हो रहा है पी ए बी से, ये पूरा सर्किल है और सी सेंटर है। तो क्वेश्चन ने जो हमें रिक्वायरमेंट दी है वो रिक्वायरमेंट ये है कि एंगल सी पी बी इक्वल टू थीटा, ये। तो देन हमारी रिक्वायरमेंट है tan थीटा। अब ये वैल्यू कैसे निकलेगी? तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत आसान सा मैकेनिज्म है। अगर हम लोग ध्यान दें तो ये एंगल 90 डिग्री, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि टेंजेंट एंड नॉर्मल आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब मैं ये थीटा निकालना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ कि अगर मुझे सी पॉइंट पता लग जाए, सी के कोऑर्डिनेट मिल जाए, तो मैं क्या करूँगा, पी और सी पॉइंट मुझे पता है तो इससे मैं एक स्लोप ले लूँगा। इसका स्लोप मान लिया हम लोगों ने क्या है, m1 है। अब b का कोऑर्डिनेट मुझे मिल जाए तो b पॉइंट पता है, p पॉइंट पता है, तो 2 पॉइंट नोन है, तो वंस अगेन इसमें स्लोप आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? और जब ये स्लोप आ जाएगी तो मैं यहाँ से क्या निकाल लूँगा, tan थीटा। और जैसे tan थीटा निकलेगा तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब बात ये है कि b का पॉइंट कैसे निकलेगा, तो b का पॉइंट कैसे निकलेगा, इक्वेशन ऑफ, ये क्या है यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये b पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखी गई है कि नहीं, और वो नॉर्मल इस पॉइंट को कट कर रही है। तो मैं क्या करूँगा, p पॉइंट में नॉर्मल की इक्वेशन लिख देता हूँ, और चूंकि वो x एक्सिस पे कट कर रही है तो दैट मीन्स उसके y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा, अब दूसरी बात कि c पॉइंट कैसे निकलेगा, तो मुझे एक बात ध्यान आई, क्या कि लास्ट क्लास में हमने एक ऑब्जर्वेशन बताया था कि पैराबोला पे अगर किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ हो और सेम उसी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ हो और वो एक्सिस पे t और n पे कट कर रहे हैं, तो इनका जो मिड पॉइंट होगा वो फोकस होगा कि नहीं होगा? फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ t एंड n, ये प्रूव भी किया था हमने। और अभी ध्यान से देखो, अगर इस c सर्किल का सेंटर है तो CA और CB की वैल्यू सेम होगी कि नहीं होगी? तो CA और CB की वैल्यू सेम होने का मतलब ये होगा कि C इज द फोकस ऑफ द पैराबोला, और इस पैराबोला का फोकस निकालना हम लोग को आता है सीधे। 4a इक्वल्स टू 16, तो a का वैल्यू कितना आ गया, 4। तो यहाँ जो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, a, 0, तो दैट मीन्स c की वैल्यू जो आ गई 4, 0, ये आ गया। कोई प्रॉब्लम? अब मैं नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है मुझे, तो नॉर्मल मैं बहुत आसानी से लिख सकता हूँ। यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा नॉर्मल की इक्वेशन? अब देखो, याद करो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट मुझे लिखना है। क्या लिखना है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट। हम लोग अगर ध्यान करें तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल या तो इन टर्म ऑफ पैरामीटर है या इन टर्म ऑफ स्लोप है। लेकिन अगर कभी कोई मुझे कहते हैं एट द पॉइंट लिखो, तो उसका लिखने का तरीका क्या हो सकता है कि अगर मुझे टेंजेंट की स्लोप पता है, किसकी स्लोप पता है, टेंजेंट, किसकी स्लोप पता है, टेंजेंट की, तो मैं नॉर्मल की स्लोप लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकते हैं? तो इसका एक मैं आसान सा तरीका और बताता हूँ, बहुत आसान सा तरीका है। क्या? मैं यहाँ पर कैलकुलस का इस्तेमाल कर दूंगा। जैसे ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x है, मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये 16 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 8। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 8 बाई वाई। अब मेरी किस पॉइंट पे स्लोप निकालनी है मुझे, 16 पे। तो मुझे एक पुरानी बात याद है, क्या बात ये याद है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ऑलवेज dy बाई डी एक्स रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो
तो मैंने ये पॉइंट इसमें पुट कर दिया बेटा, तो ये 8/16 y की जगह 16 है, तो यानी कि ये मुझे मिल गया। और जैसे मैंने देखा कि मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है, तो मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल लिख सकता हूं। कैसे भाई, इसका स्लोप अगर मेरे पास 1/2 है तो दैट मीन्स इसका स्लोप जो है -2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और भाई साहब मुझे तो स्लोप से मतलब है, मुझे तो बी पॉइंट से थोड़ी कोई मतलब है, बात समझ गए कि नहीं। तो इसका मतलब कि ये जो है ये m2 की वैल्यू -2 आ गई कि नहीं आ गई। और अब C पॉइंट पता है, P पॉइंट पता है, तो इससे m1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहां से m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1 इक्वल टू y2 माइनस y1, ये x1 y1 तो ये x2 y2, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहां से m1 का वैल्यू 4/3 आ जाएगा। और जब ये वैल्यू मिल गई, m1 पता है, m2 पता है, तो मैं एंगल निकाल सकता हूं कि नहीं। तो यहां से tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और tan थीटा इक्वल टू 4/3 m2 की वैल्यू दिस, तो tan थीटा इक्वल टू 10/3, और ये कितना आ जाएगा अपॉन में, ये 8 और ये -5/3, ये कैंसिल हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, और मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, tan थीटा की वैल्यू को निकालना, तो दैट मीन्स ये बी ऑप्शन आ जाएगा। अब इसको नोट कर लेंगे, ये जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया था, तो ये सेम उसी तरीके से आ जाएगा। अब देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये 2x माइनस 1 होल ऑफ स्क्वायर 2y माइनस 1 होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 2 होल ऑफ स्क्वायर। कह रहा है h कॉमा k इज ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला की इक्वेशन दी गई, कैसे, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये ऐसे लिखा जा सकता है, और स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर लेता हूं तो ये रूट ओवर x माइनस 1 होल ऑफ स्क्वायर y माइनस 1 होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 2 अपॉन रूट 2। और जैसे मैंने ये लिखा तो तुरंत सबके दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि ये किस फॉर्मेट की इक्वेशन है पैराबोला की, SP इक्वल टू PM वाला फॉर्म हो गया। और यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान करेंगे तो ये S क्या रिप्रेजेंट करता था, ये फोकस को कोऑर्डिनेट को, तो ये 1,1, और जो न्यूमरेटर में इक्वेशन लिखी है ये इक्वेशन ऑफ क्या थी, डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये आ जाएगी x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। अब एक रफ फिगर बनाऊंगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ऑब्लिक फॉर्म का पैराबोला है। उसने कहा है कि फ्रॉम वेयर 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल में बी ड्रॉन, तो ये h कॉमा के पॉइंट है। हम लोग को एक बात याद है लास्ट क्लास में जब हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन से ये सब पढ़ रहे थे कि पैराबोला में 3 रियल और डिस्टिंक्ट नॉर्मल तभी ड्रॉ किए जा सकते हैं जब पॉइंट एक तो एक्सिस पे हो, और दूसरा पॉइंट का वर्टेक्स से डिस्टेंस जो होना चाहिए वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम के। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी देखनी पड़ेगी। तो a निकाल लेते हैं, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का मतलब क्या हुआ, 2a। तो a कैसे निकल जाएगा, तो यहाँ फोकस पता है और डायरेक्ट्रिक्स पता है, तो फोकस से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस मुझे ऑलरेडी याद है, क्या, तो वो डिस्टेंस होता था 2a। तो यहाँ से 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉइंट पता है, लाइन पता है, x की जगह 1 y की जगह 1 अपॉन रूट ओवर, ये इक्वेशन सही करेंगे, +2 है। तो यहाँ पे जैसे निकालेंगे अपॉन रूट ओवर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 2a इक्वल टू 4 अपॉन रूट 2, दैट मीन्स a का वैल्यू फाइनली देखा जाए तो ये कितना आ गया, √2 आ गया। अब यहां पर ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, ये यहां पे कहीं फोकस है 1,1। मुझे क्या करना होगा, ध्यान करना पड़ेगा, क्या, h, k तो यहीं पे होगा, मुझे ध्यान क्या करना पड़ेगा, पॉइंट
से वर्टेक्स का डिस्टेंस जो होगा वही तो h नाम देता था मैं। तो यानी कि वर्टेक्स, अब ये फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में कहीं वर्टेक्स होगी, ओ नाम लिख देता हूं मैं। तो अब ये इसको निकालना होगा मुझे, तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग ध्यान करें, इस पॉइंट का नाम मैं क्या देता था, m देता था। और अब कैसे निकालोगे? तो मुझे याद है कि वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड कैपिटल M, तो यानी मुझे M का पॉइंट निकालना पड़ेगा। अब M पॉइंट कैसे निकलेगा? तो M पॉइंट जो है ये क्या है, पैराबोला में एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है ये लाइन, तो यानी एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स का ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो दैट मीन्स मुझे इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालनी पड़ेगी। अब इक्वेशन ऑफ एक्सिस कैसे निकलेगी? इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो ये क्या है कि ये डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर है, और किसी भी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर इक्वेशन लिखनी मुझे आती है क्या, इंटरचेंज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई एंड चेंज द, या अपोजिट साइन कर देते थे। तो यहाँ पे इसके ऊपर जो चेंज करेंगे तो ये x माइनस वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगी, 0। और अब लैम्डा की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये एक्सिस जो है 1,1 से पास हो रहा है, तो 1,1 वाला पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो दैट मीन्स की इक्वेशन ऑफ एक्सिस ये आ गई। अब इसका और इसका हम लोग यहां से क्या निकाल देंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये सिंपल इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा, तो यहां से x, ये फाइनली अल्टीमेटली x इक्वल टू क्या हो गया, y हो गया। तो y का वैल्यू भी -1 आएगा और x का वैल्यू भी क्या आएगा, -1। तो ये m का पॉइंट मुझे मिल गया -1, -1, तो ये आ गया। अब इसके बाद जब मुझे m मिल गया तो वर्टेक्स मैं लिख सकता हूं। तो वर्टेक्स यहां पे क्या है, वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड m, तो यानी कि s और m का मिड पॉइंट। तो यहां से क्या हो जाएगा, यानी कि वर्टेक्स मुझे मिल गई 0,0। अब जब मुझे वर्टेक्स मिल गई 0,0 तो ये डिस्टेंस देखेंगे, तो ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो यहां पे ये डिस्टेंस जब मैंने देखी तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो h माइनस 0 होल ऑफ स्क्वायर k माइनस 0 होल ऑफ स्क्वायर। फिर क्या था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा था, h ग्रेटर देन हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो h यहां पे क्या काम करेगा, पॉइंट से वर्टेक्स का डिस्टेंस, तो पॉइंट से वर्टेक्स का डिस्टेंस, ये h जो है फार्मूला h है, किसी को लगता है कंफ्यूजन है तो मैं इसको कैपिटल H लिखे दे रहा हूं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, रूट ओवर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर ग्रेटर देन, और ये क्या है 4a की जगह ये कितना है, √2 है। तो यहां से कैंसिल हो गया, तो ये h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर ग्रेटर देन 2√2। और जब मैं ये लिख दूंगा तो देखूंगा मेरा ऑप्शन मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं मैच करेगा? क्योंकि यहां पे जितना भी ऑप्शन दिया गया है इन सब में आंसर सिर्फ और सिर्फ h के टर्म में दिया है, और मेरा आंसर h और k के टर्म में आया है। तो दैट मीन्स मुझे यहां से k की वैल्यू भी चाहिए होगी h के टर्म में। तो कैसे निकलेगी? तो मेरे दिमाग में बात आई कि h और k जो है ये पैराबोला के कहां पे लाई कर रहा है, एक्सिस पे। तो पैराबोला के एक्सिस की इक्वेशन को ये क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो जैसे मैं सेटिस्फाई कराऊंगा तो मैंने देखा कि k इक्वल टू कितना आ गया है, h। कोई प्रॉब्लम इस पे? और अब मैं यहां पे रख दूंगा क्या, क्योंकि h इक्वल टू क्या है, k है। तो फाइनली h के फॉर्म में लिखना है आंसर, इसलिए ये कितना आ जाएगा, ये वैल्यू जैसे पुट होगी तो ये √2h ग्रेटर देन 2√2 हो जाएगा कि नहीं। तो फाइनली कैंसिल हो गया, तो h ग्रेटर देन 2, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। यानी h की वैल्यू जब 2 से ग्रेटर होगी तब पैराबोला के ऊपर 3 जो है नॉर्मल, डिस्टिंक्ट नॉर्मल ड्रॉ किए जा सकते हैं, यानी ए ऑप्शन आ जाएगा। अब इसको नोट कर लेंगे, फिर इससे आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट ये पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल आर ड्रॉन एट पी क्यू एंड आर लेइंग ऑन द पैराबोला। तो ये पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, स्टैंडर्ड पैराबोला है। इसके ऊपर 3 पॉइंट है पी क्यू आर, ये P है, एक मान लो Q है, एक R है। कहाँ पे है कोई लोकेट अभी नहीं कर रहा हूं, और कह रहे तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यानी कि इस बार हमें 3 नॉर्मल ड्रॉ करने पड़ेंगे, ठीक है। और जब 3 नॉर्मल ड्रॉ करने हैं तो इसका मतलब वो तीनों नॉर्मल जहां मीट कर रहे होंगे, ये फिगर नहीं बनाएगा कोई भी,
ये रफली मैंने बना दिया। मैं क्यों इसलिए मना किया हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली जब मुझे पी क्यू आर पॉइंट मिल जाएंगे तो मैं उनको प्रॉपरली लोकेट कर दूंगा कि कहाँ पर वो आ रहे हैं, ठीक है। और उनसे जो फिगर बनेगा उससे हमें निकालना एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, दूसरा निकालना इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, आर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। और ये सारे के सारे कहाँ मीट कर रहे हैं, 3,0 पे। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म ऑफ स्लोप। यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म से जब कंपेयर होगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म ऑफ स्लोप, तो ये y इज इक्वल्स टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। और ये नॉर्मल कहाँ से पास हो रहा है, कहाँ पे मीट किया, 3,0, तो दैट मीन्स 3,0 वाला पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो यहाँ पर मैं इसको करा दूंगा। और वैसे भी एक बात मेरी याद करो कि इसमें 3 अगर नॉर्मल ड्रॉ हो रहे हैं तो दैट मीन्स 3 नॉर्मल तभी ड्रॉ होंगे जब एक नॉर्मल जो होगा वो पैराबोला का क्या होगा, एक्सिस, यानी इसको सॉल्व करने पे एक तो m की वैल्यू 0 आएगी ही आएगी। तो यहाँ से एक साइड सारे टर्म कर लोगे तो m क्यूब और ये कितना आ जाएगा माइनस m इक्वल टू 0, तो ये m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो फाइनली m की वैल्यू 0 आ गई और साथ में क्या आ जाएगी प्लस माइनस 1। और अब हमें दूसरी बात याद रखनी है क्या, कि जब पैराबोला का नॉर्मल पैराबोला पे मीट करता था तो उस केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैंने लिखे थे, पूरा चार्ट बनाया था। तो ये जो पैराबोला है इसके लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या था, am स्क्वायर कॉमा माइनस 2am। अब इधर देखो a की वैल्यू पुट करूंगा, एक वैल्यू पुट करूंगा 0m की तो एक पॉइंट, फिर a की वैल्यू 1 m की वैल्यू 1 दूसरा पॉइंट, a की वैल्यू 1 m की वैल्यू माइनस 1 तीसरा पॉइंट। तो m इक्वल टू 0 a इक्वल टू 1, तो यहां से क्या मिल गया 0,0। अब जब 3 पॉइंट मिलेंगे तो इसमें एक का नाम P रख दोगे, एक का Q, एक का R, क्योंकि ये कोई मेंशन थोड़ी कि P Q R किसको लेना है। अगर वो पहले ही बता देंगे तो क्वेश्चन में सॉल्व क्यों करना पड़ता, ठीक है। इसलिए एक को P, एक को Q और एक को R। किसको P लेना है, किसको Q लेना है, किसको R लेना है, ये अपनी मर्जी है। ये आ गए तीनों पॉइंट। और जब ये तीनों पॉइंट आ गए लोकेट कर देते हैं हम यहाँ पर, तो ये पैराबोला में, हालांकि इनको लोकेट करने की भी जरूरत नहीं है, ये तो बस ऐसे बात में बता रहा हूँ। क्यों, क्योंकि भैया मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब निकालना है तो ट्रायंगल में तीनों वर्टेक्स पता है तो एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा इजीली। और फिर उसके बाद इन सेंटर निकालना है तो ऑलरेडी फिर मेरे पास फॉर्मूला है। और दूसरी बात उसके बाद आर्थो सेंटर निकालना है तो ऑलरेडी हमारे पास क्या है, मैकेनिज्म। अब यहां से अगर कोई फटाफट ध्यान करता, मैं क्यों बना दे रहा हूं दोबारा से, मैं फिर से बोल रहा हूं, मना भी कर रहा हूं फिर भी बना रहा हूं, वो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अगर इन पॉइंट की तरफ कोई देखेगा तो हो सकता है मुझे कुछ कैलकुलेशन भी ना करनी पड़े। जरा ध्यान से देखो, एक पॉइंट है कि ये क्या है 0,0 और दूसरा पॉइंट क्या है, एक 1,2 है। तो 1,2 वाला पॉइंट तो यहां आ गया कि नहीं आ गया, और 1,-2 तो एग्जैक्टली इसका इमेज जैसा काम करेगा कि नहीं करेगा, एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज। कोई प्रॉब्लम? और जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मेरे भाई ये देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए मुझे उतना बड़ा फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये कैसा ट्रायंगल बन जाएगा, ये ये बेस हो गया तो ये इसकी हाइट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये P हो गया, ये Q हो गया और ये क्या हो गया, R हो गया कि नहीं हो गया। और अगर ध्यान से देखो तो इसको मैं S भी लिख दे रहा हूं। S क्यों लिख दिया, क्योंकि A की वैल्यू कितनी आई 1। और इस पैराबोला के लिए फोकस क्या लिखोगे, a,0 लिखते हो कि नहीं, तो वही। और यहां भी क्या है 1, तो दैट मीन्स ये आ गया। और अब यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल पहला पॉइंट में देखेंगे तो हमसे जो पहला फोर्थ वाला जो इसमें फोर्थ वाला क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये क्या आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट QS इंटू PR, यही तो लिखा जाएगा। और QS ये कितना हो गया, ये तो लेंथ 1 हो जाएगी और PR की लेंथ कितनी है 4। कोई प्रॉब्लम?
तो 2 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। तो ये एरिया आ गया। अब इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल, तो भैया इन सेंटर निकाला जा सकता है कि नहीं? सीधे यहाँ पे क्या हो गया, एक x1 y1 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा x2 y2 और एक क्या हो गया x3 y3। कोई प्रॉब्लम इसमें निकाल सकते हैं सब लोग कि नहीं? यहाँ पे फार्मूला सीधे मेरे पास है इन सेंटर का, क्या था a इंटू x1 प्लस b इंटू x2 प्लस c इंटू x3 अपॉन a प्लस b प्लस c और कॉमा a इंटू y1 b इंटू y2 प्लस c इंटू y3 अपॉन a प्लस b प्लस c। तो सीधे वैल्यू आ जाएंगी। और हमने क्या बोला था, x1 y1 जहां लिखोगे उसके अपोजिट साइड का ही नाम क्या रखोगे, a। तो यानी कि यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो a की वैल्यू सीधे 4 है और x2 y2 के अपोजिट जो लिखोगे उसको क्या लिखोगे, b। तो इसकी डिस्टेंस सीधे देख लो कितनी आ जाएगी, √5 आ रही कि नहीं आ रही है। और x3 y3 के अपोजिट देखोगे तो ये c हो जाएगा, तो ये भी कितनी आएगी, √5। सीधे पॉइंट रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा कि नहीं। और एक बात ध्यान दो यहाँ पे ये 0 है, ये प्लस का 1 है और इधर देखो ये 0 है, ये y की वैल्यू -2 है, ये दिस है। तो यहाँ पे जरा ध्यान दो, b और c की वैल्यू तो सेम ही आई है ना, अरे लेंथ सेम है कि नहीं। और अब एक प्लस के साथ वही चीज है, एक वैल्यू क्या है माइनस, कैंसिल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। और y1 की वैल्यू भी ऑलरेडी क्या है 0, तो y का कोऑर्डिनेट सीधे निकल गया क्या 0, तो वो लिखने की जरूरत थोड़ी है। अरे फटाफट सोचो कैलकुलेशन। तो a की वैल्यू यहाँ पे 4 हो गई, x1 की जगह 0 हो गया, b हमारे पास √5 हो गया और x2 मुझे पता है कितना है हमारे पास 1 है, c √5 और x3 की वैल्यू 1 अपॉन 4 प्लस √5 और ये वैल्यू क्या थी 0। सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक, तो अब उसके बाद लास्ट हमारे पास क्या बचा, आर्थो सेंटर। ए भाई आर्थो सेंटर लिख सकते हो कि नहीं? क्या ए देखो कोई निकालने सब नहीं निकालने की जरूरत है। देखो इधर आर्थो सेंटर क्या होता है, मीटिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड। तो ये ध्यान से देखो, एक एल्टीट्यूड तो ये है कि नहीं है। तो इस एल्टीट्यूड की इक्वेशन मुझे सीधे पता y इक्वल टू क्या 0, क्योंकि ऑन द एक्स एक्सिस y शुड बी 0। और उसके बाद दूसरा एल्टीट्यूड निकाल दो, ये कि मान लो जैसे ये 2 पॉइंट, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तो इससे इसका स्लोप आ गया कि नहीं आ गया। तो यहां से इसका स्लोप कितना मिल गया -2, और जब -2 मिल गया तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप मिल जाएगा। तो अब दिमाग से सोचो, मैं लिख नहीं रहा हूं, फिगर नहीं बना, परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप होगा वो सीधे 1/2 होगा कि नहीं होगा। अरे भाई दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 दिखना चाहिए कि नहीं। तो दूसरा जो एल्टीट्यूड होगा वो P पॉइंट से पास होने वाला पॉइंट मिल गया, ये लो, और इसका स्लोप सीधे 1/2 हो जाएगा कि नहीं। तो क्या लिखोगे y/2 और ये 1/2 और x/1 लिखा जाएगा कि नहीं। और ये x एक्सिस के साथ इसका इंटरसेक्शन है तो y की जगह 0 हो जाएगा सीधे। लो सॉल्व हो गया। तो कितना आ गया यहां से x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -3 और y तो 0 था ही था, -3, 0 इसका क्या हो गया आर्थो सेंटर, सी ऑप्शन। बात क्लियर? तो ये नोट कर लेंगे ऐसे। अब ये एडवांस का ही क्वेश्चन है, अब उसमें सोचोगे मैं बहुत अच्छे से फिगर बना के काम करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मन में कैलकुलेशन करी गई है, फिगर सही बनाने के चक्कर में नहीं रहना है, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तो 7 सीधे होगा, जो अब कि हमने पहले ही लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल हमने जहां पढ़ाया था उसमें ये क्वेश्चन वैसा हमने फॉर्मेट का किया था, तो इसलिए वैसे ही हो जाएगा। 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक P पॉइंट है -3, 2 और इसने क्या कहा है कि 1 इन द फोकल कार्ड PQ ऑफ पैराबोला। तो ये पैराबोला की इक्वेशन है y² + 4x + 4y = 0 और 1 एंड ऑफ फोकल कार्ड, ध्यान से देखेंगे। और उसने क्या बोला है कि P जो है 1 एंड ऑफ फोकल कार्ड है, देन स्लोप ऑफ नॉर्मल एट Q, तो ये Q पॉइंट है। क्या ध्यान आ रहा है सबको, इधर देखो ये P पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन और Q पॉइंट पे अगर नॉर्मल की इक्वेशन है तो दोनों हमेशा क्या होती, पैरेलल होती थी कि नहीं। तो इसका मतलब मुझे पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, मुझे सिर्फ P पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकाल देना है, और जो P पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप होगा वही Q पॉइंट पे किसका स्लोप होगा, नॉर्मल का। अब इसके तरीके दो हैं मेरे पास, क्या कि एट द पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी मुझे आती है। कैसे लिख जाओगे, y² बदल जाएगा y1 में, ये x1 और y1 का पॉइंट हो गया। पहला मेथड है ये, फर्स्ट।
ये वाई स्क्वायर बदल जाएगा वाई वाई वन में, तो ये वाई हो गया, वाई वन की जगह 2 हो गया। 4x रिप्लेस हो जाता है x प्लस x1/2 में, तो ये -3/2, और y रिप्लेस हो जाता है y प्लस y1/2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सब में 2 है, कॉमन होके हट जाएगा, तो ये दिस। तो फाइनली हम लोग के पास क्या आ गया, x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। और अब इसका स्लोप हम लोग देख लेते हैं, तो स्लोप इसका क्या हो गया, -1/2 आ जाएगा कि नहीं। और स्लोप एट टेंजेंट एट p और स्लोप ऑफ नॉर्मल एट q बोथ आर इक्वल। क्यों? क्योंकि फोकल कार्ड के वन एंड पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और अदर एंड पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो उनका स्लोप क्या रहता था, सेम। याद आया? ये हम लोग का ऑब्जर्वेशन। अब इसमें फिर वही ऑब्जर्वेशन नहीं पता है तो इस क्वेश्चन में फंस जाओगे, बहुत बड़ा करना पड़ेगा कि P पॉइंट है फिर उसमें Q पॉइंट तुमने कैसे करोगे तब कि फोकल कार्ड का अदर एंड निकालना आता हो। अब वन एंड पता है तो अदर एंड निकालो, फिर उस पर स्लोप लिखो, तो दुनिया का तरीका होगा, तो बहुत फंसने वाला काम हो जाएगा। लेकिन इसी चीज़ को आप इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अभी 2 मिनट पहले मैंने एक चीज़ सबको ध्यान दिलाई है कि dy/dx रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो इस पॉइंट पे मैं सीधे dy/dx से इसकी स्लोप निकाल सकता हूँ कि नहीं? भाई ये कर दिया गया y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y इक्वल टू 0। इसका मैं dy/dx निकाल देता हूँ। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy/dx, 4x का तो 1 हो जाएगा 4, फिर इस y का dy/dx। dy/dx मैंने एक साथ कर लिया है और एक साथ में एक काम किया है, ये 2 जो है कॉमन करके हटा दिया, तो यहाँ पे y प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब मैं किस पॉइंट में निकाल रहा था, यहाँ पर मुझे इस पॉइंट में निकालना था, तो ये पॉइंट मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं, तो dy/dx तो फाइनली कितना आ गया, -1/2। ये देख लो। अब मैंने थोड़ा एक बात और बताऊं, मैं चाहता तो और जिसको छोटा कर देता, ये बच्चों जैसा मैंने dy/dx कॉमन किया है, कॉमन करने के बाद कोई पॉइंट पुट करे या बगैर कॉमन लिए पॉइंट पुट करे, दोनों की वैल्यू तो सेम ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ बगैर कॉमन लिए यही पुट कर देते तो यार एक लाइन कम हो जाती है, तो इसको अब नोट कर लेंगे दोनों मेथड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है लेंथ ऑफ नॉर्मल कार्ड ऑफ द पैराबोला, तो ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x है। अब लेंथ ऑफ नॉर्मल कार्ड, हमने एक बात पढ़ाई थी कि चाहे लेंथ ऑफ कार्ड कोई बोले, लेंथ ऑफ फोकल कार्ड कोई बोले, या लेंथ ऑफ नॉर्मल कार्ड कोई बोले, तो हमेशा उसमें लेंथ की जो वैल्यू होती है यानी लेंथ का जो फार्मूला होता है वो सेम होता है। बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग T1 और T2 के रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में उन्होंने नॉर्मल कार्ड बोला है तो इसलिए T2 इक्वल टू -T1 -2/T1 होगा। अगर ये फोकल कार्ड का क्वेश्चन होता तो T1 T2 इक्वल टू क्या होता, -1। अच्छा, अब T1 T2 का एक रिजल्ट मेरे पास रहेगा और दूसरा रिजल्ट कौन बताएगा, क्वेश्चन बताएगा। तो क्वेश्चन में उन्होंने एक खास बात बोली है कि ये जो लेंथ ऑफ नॉर्मल कार्ड है ये एक्सिस से π/4 एंगल बना रहा है। अच्छा भाई, कोई कार्ड अगर एंगल बना रहा हो π/4 तो ये क्या बता रहा है, ये इंक्लाइनेशन को बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो यहां पे याद करें ये स्लोप, मैंने ये भी स्लोप लिखाई थी, क्या लिखी थी, स्लोप ऑफ कार्ड कोई बोले, स्लोप ऑफ फोकल कार्ड बोले या स्लोप ऑफ नॉर्मल कार्ड बोले तो उसका फॉर्मूला क्या था, 2/T1 प्लस T2। तो यानी कि 2/T1 प्लस T2 और इक्वल टू ये एंगल कितना हो गया, tan π/4। तो दैट मीन्स कि मेरे पास T1 प्लस T2 का रिजल्ट आ गया, कितना आ गया, 2 आ गया। और अब यहां से फ्रॉम फर्स्ट से देखें, अब ये आ गई इक्वेशन, यहां से देख रहे हैं कि T1 प्लस T2 की वैल्यू 2 है, ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली T1 का वैल्यू -1 आ गया। और जब T1 का वैल्यू -1 आ गया, इसमें पुट कर दिया तो T2 का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया कि नहीं आ गया। तो T1 भी पता लग गया और T2 भी। और अब इक्वेशन ए में वैल्यू पुट कर दी जाएगी फ्रॉम ए, तो PQ, और ये पैराबोला में ए की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी।
तो पी क्यू का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और रूट ओवर ये कितना 2 का स्क्वायर मतलब 4 4 8, तो ये कितना आ जाएगा 8, तो ये 8√2। अब ये क्वेश्चन में देख रहे हो कि हम लोग को कैलकुलेशन बहुत आसान लग रही है, इतनी आसान नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर 3 आर्टिकल यूज हुए हैं। देखो, पहला लेंथ का फार्मूला, दूसरा रिलेशन, तीसरा स्लोप, ठीक, ये 3 आर्टिकल यूज हुए। अगर तीनों आर्टिकल नहीं पता होंगे तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इसको नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है 10th में कि नॉर्मल है 2 पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 ऑन द पैराबोला। देखो ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, ये 2 पॉइंट है, ये A पॉइंट है x1, y1 और ये B पॉइंट है x2, y2। और उन्होंने क्या बोला है, मीट ऑन पैराबोला अगेन, मतलब इन 2 पॉइंट से खींचा गया नॉर्मल दोनों पैराबोला पे दोबारा मीट करें। जैसे ही ये बात आई तो तुरंत सबके दिमाग में बात आ गई कि अगर एक T1 पॉइंट था, एक T2 पॉइंट था और उनसे खींचा गया नॉर्मल अगर एक ही पॉइंट में मीट कर रहा है तो T1 T2 इक्वल टू 2 हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं। नॉर्मल ड्रॉन एट T1 एंड T2 ऑन द पैराबोला इंटरसेक्ट पैराबोला अगेन एट T, देन प्रूव दैट T1 T2 इक्वल टू 2। तो इसका मतलब मैं इसके कोऑर्डिनेट को पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख लेता हूँ। यहाँ से a की वैल्यू सीधे कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो x1 का मतलब क्या हो जाएगा, 8t1 स्क्वायर, यानी कि x1 की वैल्यू t1 स्क्वायर। ऐसे ही y1 की वैल्यू क्या आएगी, 2a-t2, तो यानी कि y1 इक्वल टू 2t2। फिर सिमिलरली x2 की वैल्यू, तो बस होगा क्या, x2 की वैल्यू, x2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो t2 स्क्वायर आ जाएगी। ए भैया कैसे लिख दिया हमने कि ये t के फॉर्म में है तो इसमें t1 हो जाएगा, x2 वाले में 2 हो जाएगा खाली। और फिर y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2t2। और अब मुझे वैल्यू जो क्वेश्चन ने पूछी है, मुझे पूछी गई है वैल्यू इसके मॉड y1 प्लस y2। तो मॉड y1 प्लस y2 कैसे निकलेगा, y1 भी पता है y2 भी पता है मुझे, तो ये 2t1 प्लस 2t2, 2 मैं कॉमन कर लेता हूँ, मॉड t1 प्लस t2। अगर किसी तरीके से मुझे t1 प्लस t2 की वैल्यू मिल जाए तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि नहीं। अब वो वैल्यू कैसे मिलेगी, इसके लिए क्वेश्चन ने खास बात बोली है। अब वो खास बात ये है कि x1 प्लस x2 इक्वल टू, उन्होंने क्या बोल दिया है, ये कितना है 4 है। तो यहाँ से मैं x1 और x2 की वैल्यू रखता हूँ। x1 की वैल्यू क्या है t1 स्क्वायर, x2 की वैल्यू क्या है t2 स्क्वायर, इक्वल टू क्या है 4। अब जरा देखो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज याद करो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर पता और अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो हम लोग को बनाना आता है कि नहीं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, t1 प्लस t2 होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2 t1 t2 और जैसे ही लिखा तो मुझे ये आर्टिकल पता था कि t1 t2 की वैल्यू क्या होती है 2, यहाँ पुट कर देंगे सीधे रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये t1 प्लस टी2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो यानी कि t1 प्लस टी2 इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस √8 यानी कि 2√2। ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, तो यानी कितना आ गया 4√2 आंसर, तो यानी बी ऑप्शन। देख लो कैसे रिजल्ट्स के इस्तेमाल किए गए हैं। क्लियर, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी भी है, पॉइंट्स भी हैं, सबको मिलाया गया है, तो फिर बैठे रहते। इसीलिए आइडेंटिटी हमने पढ़ाई, इसीलिए तो क्वेश्चन है नहीं पढ़ाई होती तो हम क्वेश्चन ही नहीं देते। सिंपल सी बात है, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इक्वेशन रिप्रेजेंट ए फैमिली ऑफ लाइन वेयर m इज पैरामीटर, देन द इक्वेशन ऑफ कर्व टू विच दीज लाइन विल बी टेंजेंट। तो हम लोगों ने पढ़ा था एक आर्टिकल कि p लैम्डा स्क्वायर प्लस q लैम्डा प्लस r इक्वल टू 0, वेयर लैम्डा इज पैरामीटर एंड p q r इन टर्म ऑफ x एंड y, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑलवेज टच द कर्व।
देन इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन बाय क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4pr आया था। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था ना, और इसका प्रूफ भी बताया था क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या किया था हम लोगों ने, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सीधे देख लो क्यू क्या है, लीनियर का कोफिशिएंट, पी क्या है जिसकी डिग्री 2 है उसका कोफिशिएंट। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या हो गई x+1, q की वैल्यू y-2 और r का वैल्यू कितना है 1 है। तो इक्वेशन ऑफ कर्व क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4pr, तो ये y/2 इक्वल टू 4, p की जगह x+1, r की जगह 1। तो ये इसका आंसर हो गया। सेम इसी पैटर्न से क्वेश्चन नंबर 12 है सेम, तो वो अपने आप सॉल्व कर लेंगे। इसको नोट कर लो। तो ये पूरा कैलकुलेशन नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन 11 का, ये ए ऑप्शन आएगा। 12th हमने बता दिया है सेम इसी पैटर्न से सॉल्व होगा, तो वो सब लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 13 डाले में कि नॉर्मल एट पी मीट द पैराबोला, ये पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और इसके पी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया गया है। पी पॉइंट क्या है, ए पी स्क्वायर कॉमा 2ab और क्यू पॉइंट क्या है, ए क्यू स्क्वायर कॉमा 2aq। और उसने क्या कहा है कि P से ड्रॉ किया है, Q पे कट कर रहा है और PQ जो लाइन है वो राइट एंगल सेपरेट कर रही है कहाँ पर, ओरिजिन पे। तो इस पैराबोला के लिए जो ओरिजिन है वो एक्चुअल में क्या है, वर्टेक्स है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो तुरंत मेरे दिमाग में बात आई कि अगर T1 से नॉर्मल ड्रॉ किया है और T2 पे कट कर रहा है तो T2 इक्वल टू -T1 -2/T1 था। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखें तो T1 का जो काम हो रहा है वो कौन कर रहा है, P कर रहा है, और जो T2 का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, Q कर रहा है कि नहीं। सीधे यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो Q इक्वल टू -P -2/P, तो P प्लस Q इक्वल टू -2/P, ये रिजल्ट आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर हमें ऑप्शन कैसे सॉल्व करना होगा वो देखने के लिए इक्वेशन फर्स्ट इस आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा कि P और Q वर्टेक्स पे क्या सबटेंड कर रहा है, यहाँ पर राइट एंगल। तो राइट एंगल सबटेंड कर रहा है तो दैट मीन्स अगर इसका स्लोप और इसका स्लोप हम लोग निकालें, इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1। तो यहाँ से m1 अगर हम लोग देख लेंगे तो 2AP/0 अपॉन AP स्क्वायर -0, तो यानी m1 की जो वैल्यू आ गई वो 2/P आ गई। तो सिमिलरली बस P ही तो बदला Q से, तो दैट मीन्स कि m2 का वैल्यू 2/, क्या रहेगा, Q, और चूंकि ये राइट एंगल है तो m1 m2 इक्वल टू क्या होगा, -1। तो 2/P इंटू 2/Q इक्वल टू -1, तो PQ का वैल्यू कितना आ जाएगा, -4। और अब यहाँ से P को ट्रांसफर कर लोगे बेटा तो P स्क्वायर प्लस PQ इक्वल टू -2 आ जाएगा कि नहीं, और PQ का वैल्यू कितना है, -4 है, तो P स्क्वायर -4 इक्वल टू -2, तो P स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 2, और हमें ऑप्शन में मिल गया क्या, P स्क्वायर की वैल्यू, यानी ए ऑप्शन। और PQ का वैल्यू क्या है, -4, तो ये किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए सिर्फ ए ऑप्शन रहेगा। अगर मल्टीपल चॉइस बनाना होता तो एक ऑप्शन और डाल देता मैं। तो ये नोट कर लेंगे। तो ये नॉर्मल और नॉर्मल से रिलेट ऑब्जर्वेशन और उनसे रिलेट क्वेश्चन कैसे होते हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास से फिर हम लोग का न्यू आर्टिकल शुरू होगा लास्ट उसमें, तब पैराबोला का काम होगा। इसको नोट कर लेंगे, ठीक है भाई, फिर थैंक यू।